हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहती हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 22, आदि के क्या लक्षण है, लिखिए। अधिकतर यह देखा जाता है कि प्राय प्रवणय वायु या वायु दाब की भिन्नता के कारण हवाएं चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, और जब ये हवाएं विक्षोभ या चक्रवात के प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो यही आंधी होती है। कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रवणय वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती हैं हवाएं जो हमारी चलती हैं, वो कभी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं तो कभी निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती हैं। लेकिन कभी कभी ये हवाएं चक्रवात के कारण बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, जिसे हम आंधी के नाम से जानते हैं। जो गर्मियों में आंधी चलती है वो धूल और रेत वाली होती है, उससे पेड़ पौधों को हानि होती है, जनधन को हानि होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घने जंगलों में पेड़ रगड़ आदि में पेड़ रगड़ते हैं और रगड़ खाने से आग लग जाती है। जब जंगल में आग लग जाती है उससे जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है और जनधन की भी बहुत हानि होती है, और अचानक भयानक स्थिति भी पैदा हो जाती है कि उनमें बहुत से जानवर मरकर खत्म भी हो जाते हैं। नेक्स्ट 23, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों के स्थान पर प्रकाश डालिए। मतलब उन्होंने पूछा कि समस्थानिक क्या है, इसके बारे में बताना है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उसे हम समस्थानिक कहती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रेबीज रोग के लक्षण बताइए। रेबीज, सबसे पहले हम ये जानेंगे रेबीज रोग होता क्या है। जब जानवर काट लेता है तो उसकी डाल जब इंसान के खून में मिक्स हो जाती है तो रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से फैलता है। रेबीज रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं। रेबीज रोग के व्यक्ति के गले में भयंकर पीड़ा होती है और उसे कुछ भी निकलने की क्षमता नहीं रहती है। मतलब गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और वह कुछ भी निकल नहीं पाता। रेबीज रोगी जो होता है वो पानी से भी डरने लगता है। और थर्ड है, रोगी व्यक्ति कभी कभी अत्यंत आक्रामक भी हो जाता है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पानी से डरने लगता है, और गले में भयंकर पीड़ा होती है और कुछ भी निकलने में भी दर्द होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जलीय अपरदन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। जलीय अपरदन, जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपरदन कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है या बहुत ज़्यादा जल की अधिकता हो जाती है तो मिट्टी का कटाव जो होने लगता है उसे हम जलीय अपरदन के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कटाव जो होता है वो बलुई मिट्टी का सर्वाधिक होता है। चिकनी मिट्टी का कम होता है, क्योंकि वो चिकनी होती है इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम मात्रा में जा पाती है। जबकि बलुई मिट्टी जो होती है वो कटाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेजी से जाती है, इसलिए उसका कटाव भी सर्वाधिक होता है। अब जलीय अपरदन के क्या क्या प्रकार होते हैं जानते हैं। सबसे पहले अब नालिका या खड्ड अपरदन जिसे कहते हैं। सेकंड है वियर अपरदन। थर्ड है पुलिन या समुद्र तट अपरदन। चौथा है भूस्खलन द्वारा अपरदन। पांचवा अल्पसरिता अपरदन। छठा है परत अपरदन। सातवां नदी तट अपरदन। आठवां हिमनद अपरदन और नौवां है वर्षाभूत अपरदन। ये सब जलीय अपरदन के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देती है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उनमें लवण और जल का बनना क्या कहलाता है, उदासीनता की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, अर्थात
अतः व्यवहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती हैं, वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता कौन होती है? सबसे पहला, ऊर्जा के लिए हमें संतुलित आहार जो होता है वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के निर्माण के लिए हमारे जो शरीर का निर्माण जो होता है वो संतुलित आहार से ही होता है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होगा। थर्ड है, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सुचारू रूप से जब ही चलेंगी जब हम संतुलित आहार लेंगे। फोर्थ है, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां ना लगे इसके लिए हमें संतुलित आहार का लेना बहुत जरूरी होता है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा हेतु आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है, यदि आहार में ऊर्जा देने वाले सभी तत्व मौजूद हैं लेकिन निर्माण और सुरक्षा करने वाले तत्वों का अभाव है तो वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। संतुलित आहार के लिए ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले और शरीर की सुरक्षा करने वाले, ये सभी तत्व के हिसाब से भोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ज़्यादा है, वसा है ही नहीं खाने में और विटामिन भी नहीं शामिल किए हैं। सभी जो भी पोषक तत्व होते हैं जो हम जितने हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सब पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, तभी हमारा भोजन संतुलित आहार कहलाएगा और हमारे शरीर को भी क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन होगा, शरीर की सुरक्षा भी होगी, ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे शरीर का निर्माण भी होगा और हमें थकावट और कमजोरी भी महसूस नहीं रहेगी अगर हम संतुलित भोजन करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी थकावट का अनुभव भी नहीं करेगा। पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की कमी के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रहता। अगर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की कमी रहेगी भोजन में तो व्यक्ति का शरीर भी हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति भी कम हो जाएगी, शरीर रोगों से घिर जाएगा, मतलब अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्वों की कमी है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रहता। अगर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व नहीं है पर जितने होने चाहिए उस मात्रा में तो वह व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। उदाहरण, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है और फसल पर पक जाने के बाद वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य है, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद वर्षा होती है तो वो हमारा प्रतिकूल परिवर्तन होता है क्योंकि उससे हमें नुकसान होता है। लेकिन जब हम फसल तैयार कर रहे होते हैं उस समय वर्षा होती है तो वो हमारे लिए फायदा होता है, वो हमारा अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 29। दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व बताइए, उदाहरण देते हुए समझाइए। सबसे पहला है, खुरदुरी सतह पर हम बिना फिसले आसानी से चल सकते हैं। जब घर्षण बल होता है तो खुरदुरी सतह जो होती है उस पर हम घर्षण बल के कारण हम फिसलते भी नहीं है, उस पर आसानी से चल सकते हैं। सेकंड है, पहिए एवं ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। पहिए और ब्रेक के मध्य जो ब्रेक होते हैं उसमें घर्षण बल होता है, घर्षण बल के कारण ही हम वाहन की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। एकदम से ब्रेक लगता है जिससे कि घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि वाहन वहीं की वहीं रुक जाता है और हम गति को नियंत्रित कर लेते हैं। थर्ड है, माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण जलती है। जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसमें एक प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण वह जलती है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का 4 पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।